हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है एंड आज मैं फिर से आपके सामने एक रिव्यू लेके आया हूँ। आज मैं एक अगेन साउंड बार का रिव्यू लेके आया हूँ। तो ये एक डॉल्बी 5.1 सपोर्टेड साउंड बार है जो कि बहुत सही लगा मुझे, इसलिए मैंने ये सोचा कि इसका रिव्यू किया जाए। तो मैं बात कर रहा हूँ जेब्रॉनिक्स की तरफ से आने वाले ये JDB जुगबार 9400 प्रो डॉल्बी 5.1 साउंड बार होम थिएटर के बारे में। तो ये एक्चुअली इस आउटर बॉक्स के साथ आते हैं। इसके अंदर आपको मिल जाता है मेन दूसरा बॉक्स जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट है। तो बेसिकली बात करें तो उसके अंदर हमें ये बॉक्स मिल जाता है, ये जो उसका मेन बॉक्स है जिसके अंदर हमें ये होम थिएटर मिलता है। आप देख लेंगे बॉक्स का साइज ही कितना बड़ा है। इसका प्राइस वैसे जेब्रॉनिक्स से रखा हुआ है अराउंड 13,999, 14,000 रुपए का प्रोडक्ट है। ये बहुत ही कॉस्टली प्रोडक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे इतने कॉस्टली प्रोडक्ट में ऐसा क्या है, तो फीचर्स तो काफी सही है इनमें। मैं आपको इसके बारे में डिस्कशन करता हूँ आगे क्या है क्या नहीं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर बात करते हैं इस होम थिएटर की, तो आपको सबसे पहले एक साउंड बार मिलता है। साउंड बार के ऊपर आपको ग्रिल मिलता है और आपको डॉल्बी ऑडियो लिखा हुआ नजर आता है। लेफ्ट हैंड साइड आपको जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। इस साउंड बार में आपको 3 चैनल्स मिलते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर चैनल। और इनमें जो स्पीकर लगे हुए हैं, इस पे जो ड्राइवर्स लगे हुए हैं 2.5 इंच के ड्राइवर्स। इस साउंड बार का टोटल आउटपुट है 225 वॉट्स। तो आप समझ लीजिए लेफ्ट, राइट और सेंटर चैनल का इंडिविजुअली है 75 वॉट्स ईच। साथ में आप देख रहे होंगे इसके साथ आपको अलग से ये 2 स्पीकर्स मिलते हैं। ये है सराउंड स्पीकर्स, जिसे आप बोल सकते हैं रियर स्पीकर। इनमें भी आपको 2.5 इंच का ड्राइवर लगा हुआ है और इनका भी वॉटेज है 75 वॉट ईच। सब 75 वॉट्स के हैं। अब आता है हमारा मेन सबवूफर। तो आप देख रहे हैं सबवूफर का साइज, ये अगर आप एक माइक्रो ATX कैबिनेट जानते हो कितना बड़ा होता है, उतना बड़ा साइज है, काफी बड़ा साइज है। 15 इंच है इसका हाइट। ये बूफर में भी आपको जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। ऊपर आपको डिस्प्ले मिल जाता है जो आपको बता देता है कि कौन सा सोर्स है अभी। और आगे आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है जहां पेन ड्राइव लगा के भी म्यूजिक एंजॉय कर सकते हो। ऊपर आपको 4 बटन्स मिलते हैं जहां से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, सोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। ये आपको ऊपर से ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ नीचे किसी भी तरह का मेश या कुछ दिया नहीं गया है, ये पूरा ओपन है। तो अगर आपके घर में चूहे हैं तो ये तो ध्यान रखिएगा, चूहा इसके अंदर जा सकता है। इसके पीछे की तरफ अगर आप जाते हो तो पीछे में आपको मिल जाता है स्पीकर कनेक्टर्स और इनपुट कनेक्टर्स मिल जाते हैं। तो आपको इस पे इनपुट में HDMI, ARC, ऑप्टिकल और ऑक्सिलरी इनपुट सपोर्ट है। प्लस आपको ब्लूटूथ भी मिल जाता है और USB सपोर्ट भी मिल जाता है। और USB में मैक्सिमम में 32 GB की पेन ड्राइव सपोर्ट करता है। प्लस आपको पीछे में दिख रहा होगा कि ये आप यहाँ पर स्पीकर्स कनेक्ट करोगे। अब अगर बात करता हूँ सराउंड स्पीकर्स की, तो सराउंड स्पीकर्स की जो वायर लेंथ है अराउंड 6 मीटर के आसपास है। तो अगर आपका रूम 6 मीटर से ज्यादा है तो आपको वायर एक्सटेंड करनी पड़ सकती है। इससे कोई इशू नहीं होता है। ये मत सोचिएगा कि वायर एक्सटेंड करूंगा तो वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ेगा, साउंड क्वालिटी में फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। और इसमें जो ड्राइवर लगा हुआ है, जो सबवूफर का जो ड्राइवर है, बेस ड्राइवर, वो है 6.5 इंच का। इसकी जो रेटिंग बताई है जेब्रॉनिक्स ने वो है 150 वॉट इसका पावर आउटपुट है। तो जेब्रॉनिक्स ने बताया कि ये पूरा सेटअप 525 वॉट्स का है। तो अगेन ये जो कंपनीज बताती है ना पावर रेटिंग, ये दिखाने के लिए होते हैं बड़े बड़े वर्ड्स, लेकिन कभी भी इस पावर रेटिंग पे मत जाइए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है अपने TCL के साउंड बार के रिव्यू में कि जो पीक पावर आउटपुट होता है ये कंटिन्यूस पावर नहीं होता है। जो कंटिन्यूस पावर होता है वो है RMS, जिसे हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। आप हमेशा RMS वैल्यूज देख के ही स्पीकर लें। अगर हम इसकी RMS वैल्यू कैलकुलेट करने जाएं तो इसका आधा कर दीजिए, तो 525 वॉट्स का आधा करते हैं 262.5 वॉट्स आता है। वो इसका RMS वैल्यू है, RMS पावर। तो अगर आप कोई अच्छी ब्रांड पे जाएंगे, कोई अच्छी कंपनी पे जाएंगे, देखिए वो हमेशा RMS वैल्यूज मेंशन करती हैं। तो मैं लॉजिटेक का Z2300 यूज कर रहा हूं, जो मैंने ईयर 2006 में खरीदा था। 15 साल से ऊपर हो गए उसे मुझे यूज करते हुए। तो उसमें कंपनी ने मेंशन किया था 200 वॉट्स RMS और 400 वॉट्स पीक पावर। तो वो जो पीक पावर था उनका 400 वॉट्स का था। तो अगर उसके सबवूफर की बात करूं तो उसका सबवूफर देता था 120 वॉट्स RMS आउटपुट। और उसमें जो बेस ड्राइवर लगा हुआ था वो था 8 इंच का बेस ड्राइवर और वो THX सर्टिफाइड स्पीकर्स थे। तो जिनको THX नहीं पता है, आप अगर www.thx.com खोलते हैं तो आपको समझ में आएगा कि THX एक ऐसी कंपनी है जो कि ऑडियो प्रोडक्ट्स को रेट करती है। जैसे कि हम हेलमेट खरीदते तो हम ISI मार्क चेक करते हैं ना, तो कुछ उस तरह का ही होता है। ये जो THX रेटिंग है ये ऑडियो प्रोडक्ट्स के लिए होती है, मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स के लिए होती है। तो वो जो THX सर्टिफिकेशन है वो ये बताता है कि वो जो स्पीकर्स हैं, वो जो साउंड आउटपुट को दे रहे हैं क्लोज टू द ओरिजिनल दे रहे हैं। मींस जैसा म्यूजिशियन ने चाहा था एग्जैक्टली वही आपको आउटपुट मिल रहा है। तो मैंने वो स्पीकर्स यूज किया, अभी तक वो सेम टू सेम चल रहे हैं, एकदम अच्छी कंडीशन में चल रहे हैं और आज तक उनकी बेस बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि जेब्रॉनिक्स ने जो ये बताया कि इसका सबवूफर 150 वॉट का है, ये ऑब्वियसली 150 वॉट का नहीं है। ये पावर आउटपुट है 150 वॉट। तो इसका आधा कर दीजिए 75 वॉट्स, वो इसका RMS है। अगर आपने किसी ने THX सर्टिफिकेशन वाले स्पीकर सुने हैं
तो आपको पता चल जाएगा कि इनका बेस लेवल उतना डीप नहीं जाता है, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है 45 हर्ट्ज से लेके शुरू होता है और जो लॉजिटेक का सर्टिफिकेशन है वो 30 हर्ट्ज है, तो बहुत ही कम है उसका। तो बेस इनकी अच्छी है। अगर मैं रेट करूं इनकी बेस को आउट ऑफ 5 तो मैं बोलूंगा आराम से ये 4.5 आउट ऑफ 5 है। बेस अच्छी है इनकी, अच्छी खासी बेस है, वो बीट वो पंच आपको मिलता है। और मैंने एक चीज देखी कि इनकी बेस लेवल्स ना और ज्यादा है, लेकिन कंपनी ने थोड़ा कम करके रखा हुआ है। मैंने इक्वलाइजर से थोड़ी बेस बढ़ाई, उसके बाद मैंने यूज किया, इनकी बेस खतरनाक बढ़ गई थी। तो मैंने देखा कि अच्छे खासे केपेबल हैं ड्राइवर्स इनके, लेकिन स्टिल काफी लाउड हो जाते हैं। अगर बताओ मैं कितने लाउड सुन रहा था, इनका जो वॉल्यूम लेवल है मैक्सिमम 40 है, तो मैं नॉर्मली इसे 25-30 तक लेके जा रहा था। मैं काफी वॉल्यूम रेस करनी पड़ रही थी, तो मुझे उससे समझ में आया था कि इनका जो वॉल्यूम लेवल है उतना नहीं जितना लॉजिटेक का है, तो मुझे वो कंपैरिजन समझ में आ रहा था। ऐसे इनका साउंड आउटपुट बहुत बढ़िया है। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि डॉल्बी स्पीकर्स है, सराउंड चैनल्स है, मेरे पास डॉल्बी टीवी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं जो डॉल्बी सपोर्ट करता है, तो उस केस में क्या होगा, तो ऐसा कुछ टेंशन लेने का नहीं है। ये 2 चैनल ऑडियो को ही 5.1 में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने इसको टीवी में, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे सब जगह से ट्राई किया और मैं देखा कि इसके सैटेलाइट स्पीकर जो सराउंड स्पीकर से काम कर रहे थे। हाँ, आपको एक चीज है कि सराउंड स्पीकर्स का आपको आउटपुट थोड़ा कम लगेगा। मैंने अपने केस में जो नोटिस किया, मुझे लगा कि इनके साउंड स्पीकर्स की साउंड थोड़ी कम थी, वो और थोड़ा लाउड होने चाहिए थे, क्योंकि उनके बहुत सामने बैठना पड़ रहा था। अगर मान लीजिए मेरी चेयर है तो मुझे चेयर से ऑलमोस्ट सटा के रखना पड़ रहा था उनको, तब मुझे इफेक्ट समझ में आ रहा था, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा था इफेक्ट उतना खास। तो सराउंड चैनल्स के मैंने देखा थोड़ा उतना मजेदार नहीं है, इनका डॉल्बी इफेक्ट उतना अच्छा नहीं रहता है। आप बहुत ध्यान से सुनोगे आपको समझ में आएगा आवाज आ रही है। बेसिकली सराउंड स्पीकर्स में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। सराउंड स्पीकर्स में मान लीजिए बारिश हो रही है या फिर कोई चीख रहा है, उस तरह की आवाज आपको समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी देखोगे आपको आवाज आती रहेगी, ऐसा नहीं होता है सराउंड स्पीकर्स का लॉजिक। अगर आप थिएटर में कभी मूवी देखते हो तो जब कोई आप हॉरर मूवी देख रहे हो तो जब कोई चीखता है तो पीछे से अचानक आवाज आती है, वो आपको बीच में समझ में आएगी, लेकिन फिर भी उतना मजा नहीं आया मुझे जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। पर प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि जेब्रॉनिक्स को थोड़ा और इस पे काम करना चाहिए, इसकी बेस लेवल थोड़े और हाई कर सकता है, और इसका जो सैटेलाइट स्पीकर्स है, सराउंड स्पीकर्स हैं, इनकी वॉल्यूम लेवल पे थोड़ा काम करना चाहिए। इसका इफेक्ट नहीं समझ में आ रहा था। अब बात कर लेते हैं कुछ इश्यूज की। तो मैंने एक इश्यूज पे पहला देखा कि अगर मान लीजिए मैं इसे यूज कर रहा हूं और फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर में कुछ काम करता, मैं अपनी एडिटिंग कर रहा था, वीडियो एडिटिंग कर रहा था, तो फॉर सम रीजन अगर मैंने वीडियो थोड़ी देर के लिए रोकी हुई है, मैं कुछ देख नहीं रहा हूं, कुछ प्ले नहीं कर रहा हूं और मैं कुछ एडिट कर रहा हूं, कुछ कट पेस्ट कर रहा हूं, मैंने फिर प्ले की, तो जो मैं दोबारा प्ले करता हूं ना थोड़ा सा डिले रहता है। किसी रीजन से मैंने देखा है कि ये पावर सेविंग मोड में चले जाते हैं। समझ में आता है जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे थोड़ी देर बाद हल्की सी आवाज आएगी जैसे कि कुछ बंद हुआ है, तो फिर आप जब स्टार्ट करोगे तो फिर थोड़ी देर बाद वो स्टार्ट होंगे। तो मीन्स ये मुझे लगा कि थोड़ा डिले हो रहा है इसमें। वो क्यों हो रहा है, कंपनी ने ऐसा क्यों सोच के बनाया है या फिर इस पर्टिकुलर पीस में इश्यू है मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मेरे साथ ये हो रहा था। स्पेशली ऑक्स मोड में ये हो रहा था, अगर मैंने ऑक्स इनपुट यूज किया है। ब्लूटूथ में भी हो रहा था लेकिन थोड़ा टाइम लगा के हो रहा था, लेकिन हो रहा था उसमें भी। तो एक इश्यू जो रहता है इसका कि इनका वॉल्यूम आउटपुट लेवल मुझे कम लगा अगर मैं इसे अपने टीवी में कनेक्ट किया। मेरे टीवी का जो लाइन आउटपुट है थोड़ा कम है, तो मैं देखा उस केस में ये उसे ना एम्पलीफाई नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, तो मुझे फुल वॉल्यूम में सुनना पड़ रहा तभी मुझे कम लग रहा था। और वही चीज मैंने देखा है कि मेरे पास जो TCL का साउंड बार है वो सेम टीवी में काफी लाउड चल रहे हैं। हो सकता है ये लो वॉल्यूम इशू बहुत लोगों को हो, लेकिन ये स्पीकर इशू नहीं है। ये एक्चुअली मैंने जो मेरा ब्लॉपॉइंट का भी मेरे पास साउंड बार था उसमें भी ये चीज होती थी। इसके बाद एक और मैंने अजीब देखा कि जब इसे ऑन ऑफ करोगे ना तो एक म्यूजिक बजती है। अब वो म्यूजिक कोई मतलब नहीं था देने का, सिंपल ऑन ऑफ हो रहा है यार, म्यूजिक का क्या मतलब बनता है। तो अगर आप मान लीजिए रात को कभी अचानक टीवी ऑन करते हो, आपको कुछ देखना है या फिर आप बंद कर रहे हो, तो वो एक म्यूजिक बजेगी। तो मैं आपको दिखाता हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं। जो जैसे अगर मैं इसे ऑन करता हूं, ये एक म्यूजिक आती है। इसके बाद एक और चीज है कि अगर आपको सोर्स चेंज करनी है ना तो उसमें भी थोड़ा डिले होता है। देखिए अभी ऑक्सिलरी में है ऑप्टिकल HD, तो यहाँ थोड़ा डिले होता है, मुझे बार बार जल्दी जल्दी दबाना पड़ता है। आप जल्दी जल्दी स्विच नहीं कर सकते हो सोर्स को। तो अगर रिमोट की बात करें तो रिमोट में आपको पावर बटन मिलता है, म्यूट बटन मिलता है, आपको ट्रेबल कंट्रोल मिल जाता है, मींस ट्रेबल कम ज्यादा कर सकते हो, सबवूफर मींस बेस आप कम ज्यादा कर सकते हो, सेंटर चैनल की लाउडनेस कम ज्यादा कर सकते हो, सराउंड स्पीकर्स की वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आपने ब्लूटूथ कनेक्ट किया हुआ है तो आप नेक्स्ट ट्रैक में जा सकते हो, प्रीवियस ट्रैक में जा सकते हो, प्ले पॉज कर सकते हो, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज तो कर ही सकते हो। साथ साथ आपको उस पर प्रीडिफाइंड 4 इक्वलाइजर मोड मिलते हैं, म्यूजिक, मूवी, न्यूज एंड स्पोर्ट्स। मैं देखा म्यूजिक मोड में आपको जो साउंड बार की साउंड कम लगेगी, बेस तो उतनी रहेगी थोड़ा, लेकिन वो कम हो जाती है साउंड बार की साउंड। और आप जैसे मूवी मोड में लेके जाते हो ना, एक ट्रेबल इंक्रीज होती है और एक लाउडनेस अजीब तरह की इंक्रीज होती है। मुझे म्यूजिक मोड से बेटर लग रहा था मूवी मोड सॉन्ग्स के लिए, ज्यादा मजा आ रहा था उसमें सॉन्ग सुनने के लिए। न्यूज मोड में क्या होता है, बेस कम हो जाती है, वोकल्स एनहांस हो जाते हैं। स्पोर्ट्स मोड में देखा थोड़ी सी बेस कम रहती है लेकिन लाउडनेस इंक्रीज होती है।
तो ये 4 इक्वलाइजर आपको मिलते हैं। मैं तो नॉर्मली इसे मूवी मोड में यूज करता, मूवी मोड में सारे काम हो जाते थे, म्यूजिक से लेके मूवी सब हो जाता था। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो मैं इश्यूज की बात कर रहा हूं, ये जो ऑक्सिलरी इनपुट पे आप जब कुछ यूज करते हो इसे, तो जो वो डिले होता है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे प्ले हो रहा है, मैं पॉज करता हूं, मैंने पॉज किया, अभी बंद हो गया, एक आवाज आई है, बंद हो गया। अब मैं इसे प्ले करूंगा ना, थोड़ा डिले होगा, आप देखिएगा। तो ये एक चीज होती है, मैंने नोटिस किया। तो ये कंपनी को इस चीज पे थोड़ा काम करना चाहिए, इतनी जल्दी इसको पावर सेविंग में लेके जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसके अलावा साउंड लेवल तो काफी है, लेकिन अगेन 525 वॉट के हिसाब से मत लीजिएगा। 525 वॉट की अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो ये नहीं है 525 वॉट। अगर आपको रियलिटी में जो आउटपुट चाहिए तो आरएमएस वैल्यू देखिएगा, और आजकल कंपनी आरएमएस वैल्यू चेक नहीं करती है, बताती नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना है, जो पावर आउटपुट है उनका पीक, उसको सीधा हाफ कर देना है, वो आपका आरएमएस वैल्यू निकल जाएगा। बाकी इसमें मैंने हर तरह का म्यूजिक प्लेबैक करके देखा है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत मजा आता है, बेस इफेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। क्या मैं रिकमेंड करूंगा? तो देखिए, रियलिटी में अगर इसका प्राइस 14,000 है तो कुछ हाई है, इतना प्राइस नहीं होना चाहिए था इसका। इसका प्राइस अगर आपको 10 से 11 पड़ता है तो आप ले सकते हो, उसने में ये नुकसान नहीं है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा ये कॉस्टली हो जा रहा है। तो ये था मेरा एक रिव्यू जेब्रॉनिक्स के JDB Juke Bar 9400 Pro Dolby 5.1 का। हो आपको आइडिया हो गया कैसे है। अगर कोई वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं वीडियोस ला पाऊं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।